आज हम पेपर नंबर 11 जो है, तो पेपर नंबर 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जैसे पेपर नंबर 11 का नाम है यानी साहित्य शास्त्र और आलोचना। तो साहित्य शास्त्र और आलोचना में उसका सिलेबस किस तरह है यह हमें देखना है। तो साहित्य शास्त्र और आलोचना, इसमें हम देखते हैं कि यानी यह भाषा, उसे भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान के यानी अभ्यासक्रम के बारे में हम पहले यानी चर्चा करेंगे और उसके बाद मूल जो है उसके बारे में हम यानी देख लेंगे। तो भाषा विज्ञान यानी क्या है? भाषा विज्ञान यानी भाषा का यानी अध्ययन करना, ऐसा उसका उद्देश्य होता है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ऐसा उसका यानी नामकरण कर दिया है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? तो भाषा के विविध रूपों का परिचय करना, भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय करना, हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय कराना और भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागरूक करना, ये ऐसा मूल उद्देश्य माना जाता है। और मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण से छात्रों को परिचित करना। तो यानी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान, इसमें क्या संपर्क है? या हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय करना यानी क्या है? यानी भाषा के विविध रूप क्या होते हैं? तो ऐसे जो है भाषा के विविध रूप यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी बोली भाषा या परिनिष्ठित भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा, हिंदुस्तानी, ये जो है भाषा के विविध रूप माने जाते हैं। तो भाषा के विविध रूपों का परिचय करना या भाषा विज्ञान, ऐसा भाषा को विज्ञान के रूप में कैसे स्थापित करना है, उसका कैसे अध्ययन करना है, तो इसके बारे में चर्चा यह भाषा विज्ञान में होती है। और हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय करना, यानी हिंदी भाषा जो है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो हम मानते हैं देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि के साथ साथ उसका विकास कैसे हो गया या हिंदी भाषा का विकास कैसे हो गया। तो हिंदी भाषा की ये उत्पत्ति या उसकी विकास की यात्रा हम देखते हैं। तो हिंदी भाषा की निर्मित इस प्रकार हो गई है। वैदिक संस्कृत के बाद पाणिनि संस्कृत के बाद संस्कृत के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद यानी अपभ्रंश भाषाएं आ गई, और अपभ्रंश भाषा से यानी हिंदी, मराठी, खानदेशी, ऐसी भाषाएं निर्माण हो गई और ऐसी भाषा निर्माण हो गई। लेकिन यह यानी हिंदी का ये इतिहास, फिर लिपि का विकास। लिपि यानी जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे पहले लोग ताम्रपत्र पर लिखते थे, पत्थरों पर लिखते थे, या जैसे हम देखते हैं जो महाराष्ट्र में अजंता वेरूळ जो है, उस पर देखो शिलालेख हमें दिखाई देते हैं। उस पर पत्थरों पर कितने अच्छे सुंदर चित्र उन्होंने अंकित कर दिए हैं। तो इतनी कलाकृति उन्होंने बनाई है। शिलालेख होते हैं, उस पर लिखते हैं, ताम्रपत्र होते हैं। तो या पहले यानी जैसे कागज नहीं था, तो यानी पेड़ के पत्ते पर यानी लिखते थे। तो ऐसे जो है तो लिखते थे, लेकिन किस भाषा में लिखते थे, किसकी लिपि कैसी थी? तो यानी जैसे चित्र लिपि है, सूत्र लिपि है, गाट लिपि है। तो इन्हें अलग अलग गाट लिपि यानी जैसे हम मानते हैं कि हम कॉलेज को आने वाले हैं, कॉलेज आ रहे हैं, यानी सहेली या मित्र कल कोई घर से चीज लेकर आने को कह देते हैं, तो हम घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो कोई कहता है कि मुझे याद कर लो, आज तो मोबाइल सभी के पास आए हैं, वो कहता है कि सुबह 8 बजे या 7 बजे मुझे फोन कर दो, तो मुझे ध्यान में आ जाएगा। ये सिर्फ यानी मिस कॉल दे दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि किसका मिस कॉल है, उसका क्या काम है। तो मैं यानी कोई नोटबुक लाना है,
कोई किताब लानी है घर से तो हम आते समय लेकर आ जाते हैं। तो इन्हें याद के लिए तो जैसे इसी कारण पहले जो है लोग इन्हें गांठ लिपि के बारे में मैं वार्ता कर रही हूँ कि यानी एक रस्सी लेते थे और उस रस्सी को यानी किसी घर में बच्चे का जन्म हो जाता है तो इन्हें साल की गिनती कैसे करे, तो यानी उस बच्चे का जन्म होने के बाद वो रस्सी उनके नाम की होती है। आज हम लिख कर रखते हैं, आज हमें यानी एक प्रमाण पत्र मिलता है, हमारे जन्म का जन्म प्रमाण पत्र, उसमें तिथि या समय सब कुछ लिखित होता है। लेकिन उसी समय नहीं था, एक कालगणना इसी तरह नहीं थी। लोग कहते थे यानी बारिश के मौसम में उनका जन्म हो गया, सामने अमावस्या थी, पूर्णिमा थी, तिथि की तो को पता है कैसे कहा जाता है, माथी अनाड़ी तब कहाँ थी घड़ी, है ना। उसी समय घड़ी नहीं थी, या जैसे आज कैलेंडर है, पंचांग है, उसी तरह कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण जैसे एकाध बच्चे का यानी दीपावली के बाद यानी बारिश समाप्त होने के बाद जन्म हो जाता है तो एक साल अगले बारिश में बारिश समाप्त होने के बाद उस रस्सी को एक गांठ बांध दी जाती थी, यानी उसको एक साल पूरा हो गया। तो ऐसे तो उस रस्सी को गांठे बांधकर वो गिनती करते थे, इसी कारण उसे गांठ लिपि कहते हैं। या गांठ लिपि है, सूत्र लिपि है, खरोष्ट लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। खरोष्ट यानी गधा, तो यानी गधा यानी क्या है, गधे के ओष्ठ को कभी आपने देखा है, गौर से देख लो तो गधे का ऊपर का ओष्ठ जो है टूटा हुआ है, इसी कारण वह सुंदर नहीं दिखता है। यानी जैसे किसी मनुष्य का अगर ऊपर का ओष्ठ टूटा हुआ होता है तो वो सीधा बोल नहीं सकता है, कई शब्दों का उच्चार वो नहीं कर सकता है, तो हम हंसते हैं उस पर। लेकिन ये जो खरोष्ट जो है वो गधे की ओष्ठ की तरह सुंदर नहीं है, ऐसी लिपि जो है उसे खरोष्ट लिपि कहते थे। और फिर ब्राह्मी लिपि, तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि यानी ब्रह्मा ने निर्मित की है, तो इसी कारण उसे ब्राह्मी लिपि। कोई कहते हैं कि ब्रह्म नगर यानी जैसे देवताओं का स्थान, यानी यहाँ की हिंदुस्तान की जो जन्मभूमि या देवभूमि मानते हैं काशी, तो वहाँ की यानी या पाटलिपुत्र जो मानते हैं, तो वहाँ की जो लिपि है उसे यानी ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और ब्राह्मी लिपि के बाद ये देवनागरी लिपि का विकास हो गया, और ये देवनागरी लिपि तो देने ऐसे ही है चित्र लिपि से, यानी जैसे हम देखते हैं आज भी यानी अलग अलग डिजाइन या नक्शीदार चीजें हमें मिलती है, बर्तनों पर भी नक्शे निकाल रहे हैं। जैसे घड़ा होता है मिट्टी का, उस पर भी नक्शी होती है, तो अलग अलग प्रकार के घड़े होते थे, उसे रंग देते थे लोग। और ये रंग कैसे थे, यानी पेड़ों से बनाए हुए रंग होते हैं। हरे यानी पत्तों को वो यानी पीस कर उससे हरा रंग, आज भी हम जैसे बालों को हाथों पर मेहंदी लगाते हैं तो वो मेहंदी में कौन सा गुण है, लाल रंग है उसमें, और उससे क्या हो जाता है, हमारे हाथ हमारे बाल यानी लाल हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वो पत्तियों से रंग बनाते, जैसे पलाश का रंग जो होता है, पलाश का रंग बहुत गहरा होता है, लाल लाल होता है, और वो पलाश के पुष्प जो होते हैं उसे उबाल कर वह उससे रंग निकालते थे, यानी वो पानी उसमें वो यानी सफेद कपड़े जो है उसमें भिगोकर यानी रंगीन कपड़े बनाते थे। तो ऐसे जो है उसके बारे में, उसके पहले लोग यानी लाल रंग की मिट्टी मिलती थी और उसमें यानी सफेद कपड़े भिगोते थे और उसे रंग देते। आज भी हम देखते हैं बांधनी के कपड़े कोई लोग बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, वो बांधनी का रंग जो होता है तो यानी जैसे गेहूं हो, चावल हो या ज्वार हो, उसी को वो बांध लेते हैं। यानी छोटा सा धागा होता है उससे हर एक जगह बांध लेते हैं और उस वस्त्र को, उस कपड़े को पानी में कई घंटे भिगो देते हैं और उसके बाद उसे यानी क्या कर देते हैं,
उठाकर यानी सूखने के लिए रखते हैं। जिस जगह वो धागा बैठ गया है तो वहां यानी ये रंग नहीं पहुंचता है और वहीं पे वो सफेद रंग रहता है और हमें वो लगता है कि अरे ये बांधनी का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, ये यह कला हमें दिखाई देती है। तो ऐसे ये सूत्रलिपि, चित्रलिपि आज भी हम देखते हैं। वारली की जो नक्शे होती है हमें लगता है बहुत अच्छा होता है। वारली की पशु पंछी बेल लताएं इसमें होती है। जैसे उत्तर भारत में हम जाते हैं तो यानी कश्मीर के लोगों की कला अलग होती है। राजस्थान के लोगों के कपड़ों पर ऊंट, हाथी यानी ऊंटों के चित्र दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है हर एक प्रदेश अपनी कलाकृति को संजोए रखती है। तो यह चित्रलिपि से वही से यह विकसित हो गई है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, गाट लिपि और यह खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और बाद में देवनागरी लिपि। तो यानी हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय करना उनका उद्देश्य है। भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागरूक करना और मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण के छात्रों से परिचित करना, यानी यह इस अभ्यास क्रम का अन्य मुख्य उद्देश्य है। तो अध्ययनार्थ विषय क्या है, यानी क्या करना है इसमें हमें, तो यानी इसमें प्रथम जो इकाई है इसमें है भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषता, भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद, जैसे दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, श्रम परिहार सिद्धांत, मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। ऐसे यूनिट नंबर 1 में है। यूनिट नंबर 2 में भाषा परिवर्तनशीलता के कारण भाषा के विविध रूप, बोली और परिनिष्ठित भाषा और बोलियां बनने के कारण इसका हमें अध्ययन करना है। और यूनिट नंबर 3 जो है भाषा का उद्भव और विकास, यानी भाषा का उद्भव और विकास 3 कालों में, आदि काल, मध्य काल और आधुनिक काल, यानी 3 कालों में यानी हिंदी का विकास कैसे हो गया ये देखना है। और हिंदी का शब्द समूह, हिंदी भाषा के विविध रूप जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, यानी जैसे हिंदी के जो शब्द समूह जो है हिंदी में आए हुए शब्द विविध भाषाओं से आए हैं। उर्दू से आए हैं, अरबी से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, डच, पुर्तगाल, फ्रेंच, अलग अलग भाषाओं से यानी हिंदी में अनेक शब्द घुल मिल गए हैं। तो इसका भी हमें अध्ययन करना है। और इसके जो अलग रूप जो है वो विविध रूप राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। और चौथा जो यूनिट है हिंदी की विविध बोलियां, यानी हिंदी की 18 बोलियां है और उसमें 18 बोलियों का तो अध्ययन नहीं है, सिर्फ यानी 4 ही बोलियां अध्ययन के लिए रखी गई है। उसमें अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली और भोजपुरी, यानी 4 बोलियों का अध्ययन करना है। और लिपि विकास का सामान्य परिचय तथा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, यानी लिपि विकास का यानी साधारण इतिहास देखना है। और उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषता हमें देखनी है। तो हिंदी के विविध रूप है, उसमें यानी परिनिष्ठित भाषा है, बोली भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और संपर्क भाषा है। ऐसे इसके अलग अलग 5 रूप हमें दिखाई देते हैं और उनकी 18 बोलियां हैं। और उसमें 18 बोलियों में से अवधी, ब्रज और खड़ी बोली और भोजपुरी का हमें अध्ययन करना है। तो ऐसे यहाँ यानी यहाँ का जो अभ्यास क्रम हम देखते हैं तो उसमें भाषा बनने के कारण हमें देखना है। तो भाषा की परिभाषा देखना है, भाषा की विशेषता देखना है और भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद जो है, भाषा उत्पत्ति के बारे में विविधवाद जो है उस वादों के बारे में भी हमें देखना है। और वो वाद कौन से है, यानी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है, धातु सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है,
श्रम परिहार सिद्धांत है और समन्वित सिद्धांत और मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांतों का यानी हमें अध्ययन इसमें पहले यूनिट में करना है। तो पहले यूनिट में हम देखते हैं तो भाषा की परिभाषा, यानी भाषा की परिभाषा करते समय यानी उसे किसी एक परिभाषा में बांधना यानी बहुत कठिन होता है। तो यानी कैसे उसे बांध सकते हैं, यानी भाषा की विशेषता परिभाषा बनाते समय उसे हम एक परिभाषा में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा को बांधना यानी बहुत कठिन होता है। यानी क्योंकि भाषा जो है, भाषा एक अलग प्रकार की एक मात्रा मानी जाती है। इन्हें मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के नाते अपने लोगों के साथ विचार विनिमय करना पड़ता है। मनुष्य जो है समाजशील प्राणी है और वह समाजशील प्राणी है और वह समाज में रहता है। इसी कारण एक दूसरों के साथ उसकी वार्ता होती है, एक दूसरों के साथ उसका संपर्क होता है। वह कैसे कर सकता है यह महत्वपूर्ण है, यानी बोलने से करता है, इशारे से करता है, कृति से करता है, लेकिन हमारे भाव व्यक्त करना यह महत्वपूर्ण होता है। यानी कभी हम विचार विनिमय शब्दों के द्वारा तो कभी सिर हिलाने के द्वारा ही होता है। यानी कभी हमारे मुंह से यानी कोई लफ्ज निकले या न निकले, फिर भी हमारा भाव उसमें समझ जाता है। तो यह भी भाषा का विचार विनिमय का एक माध्यम होता है। यानी दूरस्थ व्यक्ति को हम यानी बुलाते हैं तो यानी उसी समय हमारे आवाज, हमारी ध्वनि वहां तक पहुंचती नहीं, उसी समय हमें इशारों के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे जो है यानी दूरस्थ व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करते समय हमें कई इशारों का प्रयोग करना पड़ता है। समाज के शिक्षित तथा अमीर लोग निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाते हैं, तो देहाती अनपढ़ लोग हल्दी, सुपारी, इलायची, चावल बांटकर अपने निमंत्रण के भाव व्यक्त करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं किसी का देहांत होता है तो भी लोग बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड लगाते हैं सभी को बताने के लिए, क्योंकि पहले यानी गांव में किसी का देहांत होता है तो यानी दुख की वार्ता हवा के साथ बह जाती थी, लेकिन आज क्या है, लोग जगह जगह डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, यानी शादी समारोह के भी डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसा भी माहौल निर्माण हो गया है। तो यानी जैसे हम देखते हैं किसी हमारे घर में कोई समारोह होता है तो उसके लिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड छपवाते हैं लोग, यानी अलग अलग प्रकार के इतने महंगे कार्ड अब छपवाते हैं लोग, यानी एक एक कार्ड का 1,000 रुपया खर्चा होता है। लेकिन गांव के लोग, अमीर लोग के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, गरीब लोग होते हैं तो कोई इलायची देता है, कोई यानी जैसे हम मानते हैं कि यानी अनपढ़ लोग हल्दी देते हैं, सुपारी देते हैं, चावल देते हैं, या न्योता देना जैसे मानते हैं ना कि यानी बुलावा देना है, बुलाया है, खाने पे बुलाए तो लोग बता कर चले जाते हैं। लेकिन क्या है, आजकल हमारे घर में ये समारोह है, 10-15 दिन कार्ड देकर चले जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि 10-15 दिन कौन ध्यान में रखे कि क्या होने वाला है, क्या है, किसके घर में खाने के लिए जाना है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो लेकिन कल हमें खाने के लिए जाना है तो आज हमें निमंत्रण आ जाता था तो कल हम खाना ही नहीं घर पे बनाते। ऐसे जो है यानी विचार विनिमय स्थापित करने का एक अच्छा मौका है कि व्यक्ति किसी न किसी रूप से वो अपने भाव यानी चित्रित कर ही देते थे। तो यही जो है विचार विनिमय का साधन माना जाता है। अगले लेक्चर में उसके चर्चा करेंगे हम। धन्यवाद छात्रों।